हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10th जियोग्राफी का चैप्टर 4th एग्रीकल्चर का पार्ट 2 कवर करेंगे। तो इससे पहले भी मैंने इस चैप्टर के पार्ट 1 की वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हो। तो टॉपिक कवर्ड, तो इस वीडियो में हमने जो टॉपिक कवर किए हुए, एक तो क्रॉपिंग पैटर्न है आपका, उसके बाद मेजर क्रॉप्स आ जाती है आपकी, उसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रखी है ताकि जो चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ जाए इसके लिए। तो नाउ लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। क्रॉपिंग पैटर्न्स, तो अब इंडिया के क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में जानेंगे। यू हैव स्टडीड द फिजिकल डाइवर्सिटीज़ एंड द प्लुरलिटीज़ ऑफ द कल्चर्स इन इंडिया। प्लुरलिटीज़ होता है, प्लुरलिटीज़ का मतलब होता है बहुलता, ठीक है। और फिजिकल डाइवर्सिटी का मतलब होता है भौतिक विविधता, ठीक है। भौतिक विभिन्नता जिसको बोल सकते हैं। कहता है कि आपने भारत की भौतिक विभिन्नताओं और संस्कृतियों की बहुलता के संबंध में अध्ययन किया हुआ है। तो फिर से सुनो, कहता है कि आपने भारत की भौतिक विभिन्नताओं और संस्कृति की बहुलता के संबंध में अध्ययन किया हुआ है। दीज आर आल्सो रिफ्लेक्टेड इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड द क्रॉपिंग पैटर्न्स इन द कंट्री। हाँ जी, कहता है कि यह खेती बाड़ी के तरीकों और कहता है कि फसलों के नमूनों के बीच में भी झलकते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो फिजिकल डाइवर्सिटी हो गया, ठीक है, कल्चरल हो गया हमारा सारा, कहता है कि वह देश की खेती बाड़ी के तरीकों और फसलों के नमूनों के बीच में भी झलकते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ फूड्स एंड द फाइबर क्रॉप्स, वेजिटेबल्स एंड द फ्रूट्स, स्पाइसेस एंड कॉन्डामेंट्स। तो कॉन्डामेंट्स भी मसाले ही होते हैं, स्पाइसेस भी मसाले होते हैं और कॉन्डामेंट्स भी मसालों में आ जाता है कि फूड में फ्लेवर बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। कॉन्डामेंट्स एक्सेट्रा कॉन्स्टिट्यूट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन इन द कंट्री। कहता है कि इस प्रकार देश में उगाई जाने वाली फसलों के अनेक प्रकार, जिसमें आ जाते हैं खाने पीने की जो फसलें होती हैं, ठीक है, फूड क्रॉप्स आ गई, फाइबर क्रॉप्स आ गई, ठीक है, और उसके अलावा सब्जियां, फल, मसाले आदि कहता है कि शामिल हैं। तो ये सारे इसमें शामिल हैं। तो आगे कहता है कि इंडिया हैज़ 3 क्रॉपिंग सीज़न। तो इंडिया में 3 क्रॉपिंग सीज़न है। तो भारत में कहता है कि 3 जो क्रॉपिंग सीज़न है, पहला हमारा आ गया रबी, खारिफ एंड जैद। तो इसको आपने अच्छे से लर्न करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रबी, खारिफ एंड जैद। हाँ जी, आगे हमारा आ गया, कहता है कि रबी क्रॉप्स। तो रबी क्रॉप्स आर शोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। हाँ जी, कहता है कि जो रबी की फसलें होती हैं ना, शोन होता है बीजना और हार्वेस्टेड होता है काटना। तो कहता है कि रबी की जो क्रॉप्स होती, फसलें होती हैं ना, उनको सर्दी की ऋतु में, ठीक है, सर्दियों के सीज़न में अक्टूबर और दिसंबर के बीच में, ठीक है, बोया जाता है। एंड तो हार्वेस्टेड काटा कब जाता है उनको, तो गर्मियों की ऋतु में, ठीक है, गर्मी के सीज़न में अप्रैल और जून के मध्य में उसको काट लिया जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझना कि अक्टूबर और दिसंबर के बीच में इसको बोया जाता है, अक्टूबर और दिसंबर के बीच में इसको बोया जाता है, और गर्मियों में अप्रैल और जून के मध्य में इसको काट लिया जाता है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रबी क्रॉप्स आर वीट, बार्ले, पीस, ग्राम्स एंड मस्टर्ड। तो कहता है कि रबी की कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं, जिसमें कनक आ जाती है आपकी वीट, बार्ली हमारे जौ हो गए, पीस हमारे मटर, ग्राम्स हमारे चने और मस्टर्ड हमारी सरसों आ गई, ठीक है। तो कहता है कि इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट रबी क्रॉप्स हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी आ जाती हैं, कनक आ जाती है हमारी, जौ, मटर और सरसों वगैरह इसमें आ जाती है, चने भी इसमें आ जाते हैं। तो पंजाब में इसको हाड़ी की फसल भी बोल देते हैं, रबी को पंजाब में हाड़ी की फसल भी बोल देते हैं, हाड़ी, ठीक है। तो पंजाब में इसको हाड़ी की फसल भी बोलते हैं, याद रखना। दो these crops are grown in large parts of India, states from the north and the northwestern part such as Punjab, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर।
उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश आर इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शंस ऑफ व्हीट एंड अदर रबी क्रॉप्स। कहता है कि हालांकि ये फसलें देश के बहुत बड़े भाग में उगाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर कहता है और उत्तराखंड में, और उत्तर प्रदेश आ जाते हैं इसमें। गेहूं और कहता है कि जो कनक है और जो इसके अलावा जो और रबी क्रॉप्स आ जाती हैं। फसलों के उत्पादन के लिए यह महत्वपूर्ण राज्य है। तो ये सारे राज्य महत्वपूर्ण हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पे रबी क्रॉप्स उगाई जाती हैं, ठीक है, और वीट प्रोडक्शन के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। अवेलेबिलिटीज़ ऑफ प्रेसिपिटेशंस ड्यूरिंग विंटर मंथ्स ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स होता है चक्रवात, हेल्प्स इन द सक्सेस ऑफ दीज क्रॉप्स। हाँ जी, तो सर्दियों के महीनों के दौरान जो बारिश की उपलब्धता होती है ना, जो वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन आता है, ठीक है, जो पश्चिमी चक्रवात आता है ना, ठीक है, चक्रवात समुद्र में पैदा होकर भारत की तरफ जो चलता है ना, अपने साथ बारिश लेके आता है, ठीक है। तो यह फसलों की सफलता में सहायक होती है। तो जो यह जो बारिश आती है ना, ये फसल जो होती है उसकी सफलता में सहायक सिद्ध होती है। हाँ जी, हाउ एवर द सक्सेस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट ऑफ राजस्थान has also been an important factor in the growth of the above mentioned रबी crops। हाँ जी, हालांकि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में हरी क्रांति की सफलता भी उपरोक्त जो रबी फसलों के बारे में हमने देखा था, कौन कौन सी रबी फसलें आ जाती हैं, कि कहता है कि वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक रही है, ठीक है। हरी क्रांति के आने से भी रबी जो फसलें उगाई जाती हैं ना, उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा वृद्धि हुई है। हाँ जी, खारीफ, तो खारीफ फसलों के बारे में जानते हैं। कहता है खारीफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मानसून। ऑनसेट ऑफ मानसून होता है आगमन, जब मानसून आता है ना, बरसात आती है, उसको बोलते हैं। इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड दीज आर हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर। तो कहता है कि जो खरीफ फसलें देश के अलग अलग जो क्षेत्रों में, ठीक है, हिस्सों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है, उगाई जाती है, और कहता है कि सितंबर और अक्टूबर में काट ली जाती है, ठीक है। तो मानसून आता है जब, उसके आगमन के साथ, उसके आने के साथ ये उगाई जाती है, और सितंबर और अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है। हाँ जी, इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग दिस सीजन आर पैडी, जो हमारा झोना होता है, चावल जिसमें से निकलते हैं, ठीक है, मेज़, ज्वार, बाजरा, तुर जिसको अरहर भी बोल देते हैं, मूंग, उर्द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। हाँ जी, कहता है कि इस ऋतु में, ठीक है, जो इस सीज़न में जो उगाई जाने वाली फसलों में, मुख्य फसलों में चावल आ जाते हैं, मक्का आ जाता है, मक्की, ठीक है, जावर आ जाते हैं, बाजरा, तुर जिसको अरहर बोल देते हैं, मूंग आ जाती है, उर्द की दाल आ जाती है, कपास आ जाती है, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल है। सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स आर असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स, कोस्टल हमारा तटवर्ती इलाका आ जाता है, रीजन ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र, पर्टिकुलरली द कोंकण कोस्ट अलॉन्ग विद उत्तर प्रदेश एंड बिहार। हाँ जी, तो कहता है कि चावल की खेती ना मुख्य रूप में असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और महाराष्ट्र, विशेषकर कहता है कि जो कोंकण के तटवर्ती इलाका है ना, तटवर्ती क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। रिसेंटली पैडी हैज़ आल्सो बिकेम एन इम्पॉर्टेंट, तो बिकम एन इम्पॉर्टेंट, बिकम होता है बनना, एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा।
तो कहता है कि पिछले कुछ वर्षों से जो चावल है ना, पंजाब और हरियाणा में उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है। ठीक है, तो पंजाब और हरियाणा में उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है राइस। इन स्टेट्स लाइक असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा 3 crops ऑफ पैडी आर ग्रोन इन अ ईयर। तो कहता है कि असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की जो राइस की 3 फसलें उगाई जाती है। ठीक है, तो चावल की 3 फसलें उगाई जाती है। तो आर उस, ठीक है, उस, इसको बोलेंगे अस, अस, अमन एंड बोरो। ठीक है, तो अस, अमन और बोरो बोई जाती है, तो उगाई जाती है। तो ये याद रखना कि एक साल में 3 फसलें उगाई जाती है। ठीक है, एक साल में 3 फसलें उगाई जाती है। वो स्टेट कौन कौन सी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, असम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया। तो इन फसलों के नाम क्या क्या हैं? ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अस, अमन और बोरो। ठीक है, अस, अमन और बोरो उगाई जाती कहाँ कहाँ पे? असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा में। साल में 3 फसलें उगाई जाती चावल की। इन बिटवीन द रबी एंड खारिफ सीजन्स देयर इज ए शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ नोन एज द जैद सीजन। ठीक है, तो कहता है कि रबी और खारिफ जो फसलें होती हैं, जो रबी और जो खारिफ सीज़न होता है, ठीक है, तो उनके बीच में गर्मियों में एक बोए जाने वाली, जो उगाए जाने वाली फसलों को जैद कहा जाता है। तो जैद जो सीज़न होता है ना, तो खारिफ सीज़न और जो हमारा रबी सीज़न होता है, रबी और खारिफ सीज़न के बीच में आता है। तो याद रखना, इन दोनों के बीच में आ जाता है। क्लियर है? सम ऑफ द क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग जैद आर वाटरमेलन, मस्क मेलन, ककुम्बर, वेजिटेबल्स एंड फॉडर्स। क्रॉप्स, फॉडर होता है चारा, जो पशु खाते हैं ना, उसको बोलते हैं, उस जो फसल उगाई जाती है उसको फॉडर बोलते हैं, पशु के चारे को। ठीक है, शुगर कैन टेक्स आलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो। तो शुगर केन को 1 साल लगता है ग्रो होने में। तो कहता है कि जो जैद ऋतु है ना, जो जैद सीज़न है, इसमें जो मुख्य फसलें उगाई जाती है, तरबूज हो गया, खरबूजे हो गए, खीरे हो गए, सब्जियां, और कहता है कि चारे की फसलें की खेती की जाती है। तो इन सभी की खेती की जाती है जैद सीज़न में। ठीक है, तो कहता है कि गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 साल लग जाता है। हाँ जी, मेजर क्रॉप्स। तो कहता है कि वैरायटी ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशन इन सॉयल, क्लाइमेट एंड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। हाँ जी, तो फूड क्रॉप्स वो होती हैं जिनको हम खाते हैं। ठीक है, राइस, व्हीट वगैरह हो गया। ठीक है, ये फूड क्रॉप्स में आ जाती है। तो नॉन फूड क्रॉप्स वो होती है जिनको हम खाते नहीं हैं। जैसे इसमें हमारा कपास आ गई, जूट आ गया, तो ये सारी नॉन फूड क्रॉप्स में आ जाती है। तो कहता है कि देश के अलग अलग भागों में, ठीक है, अलग अलग प्रकार की खाद्य फूड क्रॉप्स होती है जिसको हम खाते हैं, फूड क्रॉप्स, और कहता है कि नॉन फूड क्रॉप्स। ठीक है, फूड क्रॉप्स और नॉन फूड क्रॉप्स उगाई जाती है। क्लियर है? फूड क्रॉप्स होती है जिनको हम खाते हैं, नॉन फूड जिनको हम खाते नहीं हैं, उगाई जाती है। कहता है कि जो कि कहता है कि मिट्टी, जलवायु, उस वहाँ की मिट्टी, वहाँ का जलवायु और खेती के, कहता है कि तरीक़ों में विभिन्नता के आधार पर होती है। ठीक है, वहाँ पे मिट्टी किस तरह की है, वहाँ का जलवायु कैसा है, ठीक है, वहाँ पे खेती के किस तरह के तरीके अपनाए जाते हैं। ठीक है, कहता है कि इन सभी की विभिन्नता के आधार पे होती है। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया राइस, व्हीट, मिल्ट्स, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, ऑयल सीड, कॉटन एंड जूट एक्सेट्रा। कहता है कि भारत में उगाई जाने वाली जो मुख्य फसलें हैं, चावल, गेहूँ, जो आपका कनक हो गई, मोटा अनाज हो गया, दालें हो गई, चाय हो गया, काफ़ी हो गया, गन्ना हो गया, तिलहन, कपास, और कहता है कि जूट आदि भारत में उगाई जाने वाली जो मुख्य फसलें हैं। ठीक है, ऑयल सीड, इसमें सारे बीज वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, मस्टर्ड आ जाएगी आपकी,
वो हमारा सनफ्लावर आ जाते हैं इसमें, ठीक है, वो सारे इसमें आ जाते हैं। तो फर्स्ट हमारा आ गया राइस, तो इसमें से फसल में से सब फर्स्ट जो हमारा आ गया राइस। हाँ जी, आगे हमारा आ गया राइस। इट इज़ अ स्टेपल फूड क्रॉप्स ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। स्टेपल होता है मुख्य आहार, ठीक है, तो मुख्य जो आहार है, फूड है। तो कहता है कि जो राइस है ना, जो चावल है, कि भारत के ज़्यादातर लोगों के खाद्य पदार्थ है, मीन्स कि मुख्य आहार है। तो इंडिया का स्टेपल फूड हमारा राइस है। तो याद रखना, इंडिया का स्टेपल फूड जो हमारा है राइस है। तो जो ज़्यादातर लोगों का जो भारत में है, तो स्टेपल फूड क्या है, राइस है। तो ओवरऑल इंडिया का स्टेपल फूड राइस है। और पंजाब का याद रखना, पंजाब का हमारा वीट, कनक आ जाती है, पंजाब का हमारा कनक आ जाती है। हाँ जी, आगे कहता है कि और कंट्री इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो चाइना के बाद हमारा जो देश है सेकेंड नंबर राइस प्रोड्यूस करने वाले कंट्री में आ जाता है। तो क्लियर है। तो कहता है कि हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है, ठीक है, तो चीन के बाद। तो याद रखना, नंबर 1 पे चावल उत्पादक कंट्री कौन सी है, वो हम चाइना है। चाइना के बाद हमारा दूसरे नंबर पे हमारा भारत आ जाता है। इट इज़ खारीफ क्रॉप विच रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस एंड हाई ह्यूमिडिटी विद एनुअल रेनफॉल अबाउट 100 सेंटीमीटर। हाँ जी, कहता है कि ये एक खारीफ की फसल है, ठीक है, तो ये खरीफ। तो खरीफ को पंजाब में सौनी की फसल भी बोल देते हैं, सौनी, ठीक है। रबी को हाड़ी की फसल बोलते हैं, खरीफ को हम सौनी की फसल बोल देते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो कहता है कि यह जो एक खरीफ की फसल है, ठीक है, एक खरीफ फसल है जिसे उगाने के लिए कहता है कि उच्च तापमान, ज़्यादा तापमान की ज़रूरत होती है। 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर का टेम्परेचर इसको चाहिए। और कहता है कि हाई ह्यूमिडिटी, ज़्यादा नमी चाहिए इसको नमी की मात्रा भी ज़्यादा चाहिए। और कहता है कि 100 सेंटीमीटर से अधिक बारिश की ज़रूरत होती है इसको ग्रो करने के लिए। तो इसको 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा तापमान चाहिए और 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा इसको बारिश की ज़रूरत पड़ती है। इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल इट ग्रोस विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन। हाँ जी, कहता है कि कम बारिश वाले जो एरिया होता है ना, क्षेत्र होता है, उसमें इसको सिंचाई करके उगाया जाता है। जैसे पंजाब हरियाणा होगा, जहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती पर फिर भी राइस यहाँ पे ग्रो किया जाता है। क्यों? यहाँ पे ट्यूबवेल से सिंचाई करके, ठीक है, पानी प्राप्त करके इसको उगाया जाता है। राइस is grown in the plains of north and the northern eastern India, coastal areas and the deltic regions। हाँ जी, चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटवर्ती क्षेत्र आ गया, एरिया आ गया, तटवर्ती क्षेत्र जो होता है समुद्र के साथ वाला। और कहता है कि डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है, ठीक है, तो डेल्टाई प्रदेशों में। याद रखना, उत्तर पूर्वी मैदान हो गए, पश्चिमी क्षेत्र हो गया, और डेल्टाई प्रदेश जो है उसमें उगाया जाता है राइस। हाँ जी, डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क, डेंस होता है घना, ऑफ कैनल्स, इरिगेशन एंड ट्यूबल्स हैव मेड इट पॉसिबल टू ग्रो राइस इन एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल सच एज पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट ऑफ राजस्थान। हाँ जी, तो ये आपकी बुक में 2 पिक्चर दी हुई है। तो ये राइस कल्टीवेशन की है, जब राइस को उगाया जाता है, और ये हमारी राइस की हार्वेस्टेड की है, ठीक है। तो राइस इज़ रेडी टू, यहाँ पे रेडी हुआ है हार्वेस्ट, कटाई के लिए। यहाँ पे राइस देख सकते हो आप। हाँ जी, कहता है कि नहरों के जाल और ट्यूबवेल की डेंस होती सघनता, ठीक है। तो कहता है कि नहरों के जाल हो गया, ठीक है, और ट्यूबवेल्स की सघनता के कारण, ठीक है, सघनता होती है कि नज़दीक, ठीक है, जैसे डेंस फॉरेस्ट होता है, घने जंगल जिसको बोल देते हैं,
ठीक है। डेंस फॉरेस्ट के लिए हम वर्ड बोलते हैं ना घने जंगल। उसी तरह कहता है कि ज़्यादा कैनल्स का जो जाल बिछा दिया गया है, ज़्यादा ट्यूबवेल हो गए हैं, ठीक है। तो इनके कारण कहता है कि इनकी संघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कहता है कि राजस्थान के जो कुछ हिस्से हैं जहाँ पे कम बारिश वाले के क्षेत्रों में आ जाते हैं, ठीक है, ये कम बारिश वाले के क्षेत्रों में आ जाते हैं, चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है, ठीक है। नहरों का जाल बिछा दिया गया है, बहुत ज़्यादा ट्यूबवेल लग गए हैं, तो इसी के कारण इन एरियो में कम बारिश होती थी, वहाँ पे भी इसकी फसल जो राइस की फसल उगाई जा सकती है। हाँ जी, तो ये हमारा मैप आ गया है। तो मेजर जो राइस ग्रोइंग स्टेट कौन कौन सी है, तो इसको ध्यान से देखना, आपके सिलेबस में है ये। तो एक उत्तर प्रदेश वाला ये हिस्सा आ गया हमारा, ठीक है। उसके बाद ये हमारा बिहार वाला हिस्सा आ गया, ये बिहार है, ठीक है। तो उसके बाद ये झारखंड वाला हिस्सा आ गया, ये वाला, ठीक है। ये हमारा छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा आ गया, ये छत्तीसगढ़ आ गया, ठीक है। उसके अलावा ये हमारा वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल आ गया। ये हमारा उड़ीसा आ गया, उड़ीसा का हिस्सा आ गया, ठीक है। उसके बाद ये वाला आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसके नीचे हमारा ये हमारा क्या आ गया, तमिलनाडु का हिस्सा आ गया, ठीक है। तो ये याद रखना, हमने मेजर करना है, माइनर नहीं करना आपने। मेजर एरिया जो आपका सिलेबस में है, इन स्टेट के आपने नाम याद करने हैं, एरिया भी आपने अपने मैप के ऊपर फिल करना है। हाँ जी, तो आगे हमारा वीट आ गया। कहता है कि वीट दिस इज़ द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप्स। हाँ जी, कहता है कि जो कनक है, जिसको गेहूँ बोल देते हैं हिंदी में, भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है, ठीक है, खाने वाली फसल है। इट इज़ द मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो कहता है कि यह देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग है ना, जो उत्तर पश्चिमी जो एरिया आ जाता है, उसमें मुख्य खाद्य फसल है, ठीक है। जैसे हम ऑल ओवर इंडिया की बात कर लें तो स्टेपल फूड में हमारा राइस आ जाता है, ठीक है। तो नॉर्थ वाले साइड पे हमारे जो स्टेपल फूड, उसमें कौन सी आ जाती है, वीट आ जाती है। दिस इज़ रबी क्रॉप रिक्वायर्स ए कूल ग्रोइंग सीजन एंड द ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। कहता है कि रबी की फसल को उगाने के लिए जो ठंडी ऋतु, ठंडे मौसम की, मीन्स कि सर्द मौसम की, और पकने के समय कहता है खिली धूप की आवश्यकता होती है। तो जब पकती है उसको ज़्यादा धूप की आवश्यकता होती है उस समय में। इट रिक्वायर्स 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन। तो कहता है कि इसे उगाने के लिए सामान्य रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर जो वर्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है। उगाने के लिए इसे 50 से 75 सेंटीमीटर के जो वार्षिक वर्षा की ज़रूरत होती है, मीन्स कि इतनी बारिश होनी चाहिए इसके लिए। हाँ जी, देयर आर 2 इम्पॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन इन द कंट्री, द गंगा सतलुज प्लेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द ब्लैक सॉयल रीजन इन द डेक्कन। हाँ जी, तो कहता है कि देश में जो कनक है उगाए जाने वाले जो प्रमुख क्षेत्र है, प्रमुख जो एरिया आ जाता है, मुख्य एरिया आ जाता है, उसमें उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान आ गया। और कहता है कि दक्कन का जो काली मिट्टी वाला प्रदेश है ना, वो सारे इसमें आ जाते हैं। तो आगे कहता है कि द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, और कहता है कि मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा जो कनक पैदा करने वाले मुख्य राज्य हैं। तो ये सारे मुख्य राज्य हैं कनक पैदा करने वाले। हाँ जी, तो ये वीट की कनक की पिक्चर दी हुई है आपकी, कल्टीवेशन के समय की पिक्चर दी हुई है। हाँ जी, तो ये हमारा मैप वर्क आ गया, मेजर वीट ग्रोइंग एरियाज़। तो मेजर वीट ग्रोइंग एरिया में कौन कौन सी स्टेट आ जाती है,
ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिलेबस का पार्ट है, आपने इसको कवर करना है। मैप वर्क आपने कंप्लीट करना है, मैप के ऊपर इसी तरह आपने फिल करना है इसको। तो इसमें हमारा पंजाब आ जाता है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश ये वाला हिस्सा आ जाता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश आ गया हमारा, हरियाणा आ गया, ठीक है, ये राजस्थान का कुछ हिस्सा आ जाता है इधर से, तो ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा आ जाता है यहाँ ये वाला, ठीक है, ये मध्य प्रदेश का हिस्सा आ जाता है। तो ये हमारे मेजर ही करने हैं, हमने माइनर नहीं करने, मेजर आपके सिलेबस का पार्ट है, मेजर एरिया। क्लियर है। तो ये वाला एरिया आपने यहाँ से यहाँ तक अपने मैप पे आपने फिल करना है ये वाला। हाँ जी, तो आगे हमारा आ गया, हाँ जी, मिलेट्स। तो मिलेट्स को मोटा अनाज कहते हैं, तो याद रखना मिलेट्स को मोटा अनाज बोलते हैं। कहता है कि ज्वार, बाजरा एंड रागी आर द इम्पॉर्टेंट मिलेट्स ग्रो इन इंडिया। तो कहता है कि ज्वार हो गया, बाजरा हो गया और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं, ठीक है। तो मिलेट्स हैं भारत में उगाए जाने वाले ये वाले कौन कौन से, ज्वार, बाजरा एंड रागी। दो दीज आर नोन एज कोर्स ग्रेन, दे हैव वेरी हाईली न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो न्यूट्रिशनल होता है पौष्टिक। हाँ जी, कहता है कि हालांकि इसे मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इसमें पौष्टिक तत्वों की जो मात्रा अधिक होती है, जो पौष्टिक तत्व होते हैं ना इसमें वो ज़्यादा होते हैं। कहता है कि फॉर एग्जांपल रागी इज़ वेरी रिच इन आयरन। तो कहता है कि फॉर एग्जांपल उदाहरण के, कहता है कि रागी जो होता है बहुत ज़्यादा अमीर होता है आयरन, कैल्शियम, अदर न्यूट्रिएंट्स एंड रागेज। तो रागेज होता है मोटा अनाज, ठीक है, इसको मोटा चारा भी बोल सकते हो, ठीक है, चारा भी बोल सकते हो, जो पशुओं को डालते हैं ना वो वाला, ठीक है। तो कहता है कि ये बहुत अमीर होता है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स हो गया हमारा पोषक तत्व जो होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं ना वो इसमें मिले होते हैं। हाँ जी, जावर इज़ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन फूड क्रॉप्स, ठीक है। तो फूड क्रॉप्स है, जावर इज़ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। हाँ जी, कहता है कि क्षेत्रफल की और उत्पादन की दृष्टि से, ठीक है, क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से जो ज्वार है ना देश की तीसरी महत्वपूर्ण फूड क्रॉप्स है। तो याद रखना थर्ड जो मोस्ट ही इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप्स में आ जाता है, खाद्य जिसको अनाज बोल देते हैं, खाद्य फसल। इट इज़ रेन फेड, रेन फेड होता है कि बारिश के ऊपर आधारित, ठीक है, बारिश के ऊपर आधारित। इट इज़ द रेन फेड क्रॉप्स मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरियाज विच हार्डली नीड्स इरिगेशन। तो कहता है कि यह फसल वर्षा पर निर्भर करती है, बारिश के ऊपर, ठीक है। तो ज़्यादातर नमी भरे जो क्षेत्र में एरिया में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की जो ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती सिंचाई की इसके लिए। हाँ जी, मेजर जावर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। तो कहता है कि महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, इसके अलावा कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश और कहता है कि मध्य प्रदेश ये मेजर जावर प्रोड्यूसिंग स्टेट में आ जाते हैं, यहाँ पे ज़्यादा उत्पादन होता है इनका। बाजरा ग्रो वेल ऑन सैंडी सॉयल्स एंड शैलो ब्लैक सॉयल। तो कहता है कि बाजरा जो है ना यह एक तो रेतली, सैंडी हो गया रेतली सॉयल, और जो शैलो ब्लैक सॉयल होती है उसको कहते हैं उथली काली मिट्टी, ठीक है। तो यह कहता है कि रेतली और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। तो मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। तो राजस्थान बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके अन्य मुख्य जो प्रोड्यूसिंग स्टेट है, उत्पादक जो राज्य है। तो रागी इज़ अ क्रॉप ऑफ ड्राई
ड्राई रीजन एंड ग्रो वेल ऑन रेड ब्लैक सैंडी लूमी एंड शैलो ब्लैक सॉयल। हाँ जी, कहता है कि जो रागी है ना खुश्क प्रदेशों की फसल है और यह लाल, काली और रेतली, दोमट और उथली काली मिट्टी में अच्छी तरह उगाई जाती है। तो ये जो मिट्टी है इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मीन्स कि इसमें बहुत अच्छे से ये ग्रो करती है। तो आइडल सॉयल है इसके उगाने के लिए। तो मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, तो मेजर राइजिंग प्रोड्यूसिंग जो स्टेट है, रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट है ना जो हमारी, तो कौन कौन सी है? कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे ये ज़्यादा उगाई जाती है। ठीक है, तो ये मेजर स्टेट्स आ गई इसकी। हाँ जी, तो ये बाजरा कल्टीवेशन की पिक्चर दी हुई है, तो इस तरह का दिखाई देता है बाजरा। हाँ जी, आ गया हमारा, आ गया मेज़। इट इज़ ए क्रॉप विच इज़ यूज्ड बोथ एज फूड एंड फॉडर। इट इज़ ए खारिफ क्रॉप विच रिक्वायर टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस एंड ग्रो वेल इन ओल्ड एल्वाइल सॉयल। ठीक है, तो कहता है कि जो मक्का है ना या मक्की, यह एक ऐसी फसल है जो कि खाने के प्रयोग में, फूड क्रॉप्स भी और चारा दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। फॉडर होता है चारा, पशुओं के लिए जो भोजन होता है। ठीक है, पशुओं का चारा जिसको बोल देते हैं, तो ये दोनों के लिए प्रयोग होता है, खाने के लिए, इंसानों के लिए भी और पशुओं के खाने के लिए भी। ठीक है, कहता है कि यह एक खारिफ फसल है जो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है ना पर अच्छे प्रकार से उगाई जाती है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छे से इसको ग्रो किया जा सकता है। इन सम स्टेट्स लाइक बिहार मेज इज़ ग्रोन इन रबी सीजन आल्सो। तो कहता है कि बिहार जैसे कुछ राज्यों में जो मक्की है ना रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है, रबी के सीज़न में भी उगाई जाती है। तो याद रखना, ये रबी के सीज़न में भी उगाई जाती है। वैसे खारिफ फसल है पर रबी के सीज़न में भी बिहार में कुछ एरिया में ये उगाई जाती है। हाँ जी, कहता है कि यूज़ ऑफ मॉडर्न इनपुट्स सच एज, जैसे कहता है कि HYV सीड्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गए एंड इरीगेशन हैव कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ मेज। तो कहता है कि आधुनिक जो प्रयोग करके टेक्नोलॉजी का, जिसमें बढ़िया क्वालिटी के बीज हो गए, फर्टिलाइज़र का यूज़ करके और इरीगेशन जो फैसिलिटी का यूज़ करके, ठीक है, तो इसकी जो उत्पादन को बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है। हाँ जी, तो मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट तो आर कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड मध्य प्रदेश। यहाँ पे ज़्यादा उगाया जाता है। मेजर जो हमारा मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट आ जाती है, मक्की पैदा करने वाली। तो आगे हमारा आ गया पल्सिस। हाँ जी, तो पल्सिस कहता है कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सिस इन द वर्ल्ड। तो कहता है कि जो भारत है ना सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, मीन्स कि जो भारत है विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, उत्पादक है, इसको पैदा करने वाला और कहता है उपभोक्ता, कंज्यूमर होता है खपतकार, उपभोक्ता भी यही है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पैदा करता है और सबसे ज़्यादा खाता है ये दालें, यहाँ के लोग खाते हैं। ठीक है, कंज्यूम करते हैं उसको। तो आगे कहता है कि दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन डाइट। तो कहता है कि शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिकतर प्रोटीन दायक होती है। ठीक है, तो शाकाहारी खाने में इन्हीं से ज़्यादा प्रोटीन हमें मिलती है। तो आगे कहता है कि मेजर पल्सिस दैट आर ग्रोन इंडिया आर। तो मेजर पल्सिस जो इंडिया में ग्रो की जाती है उसमें तुर, जिसको अरहर बोल देते हैं, उर्द की दाल होगी, मूंग हो गया, मसूर की दाल होगी, पी हो गया, पीज, ठीक है, हमारे मटर हो गए, एंड तो ग्राम हमारे चने हो गए। ठीक है, तो ये इंडिया में उगाए जाने वाले जो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट जो दालें हैं उसमें आ जाते हैं। कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन विच ऑफ दीज। तो कहता है कैन यू डिस्टिंग्विश विच ऑफ दीज पल्सिस आर ग्रोन इन द खारिफ सीजन एंड विच आर ग्रोन इन द रबी सीजन। तो कहता है कि क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी दालें खरीफ में और कौन सी दालें रबी में उगाई जाती हैं।
पल्सिस नीड लेस मॉइस्ट एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशन। तो कहता है कि दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और कहता है कि इन्हें जो खुश्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है, जहाँ पे बिल्कुल ही कम बारिश होती है वहाँ पे भी इसको उगाया जा सकता है। बीइंग लेगुमिनस क्रॉप्स, लेगुमिनस होता है कि फलीदार, ठीक है, फलीदार इसको बोल देते हैं। ऑल दीज क्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। हाँ जी, कहता है कि फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर, अकेली अरहर को छोड़ के अन्य जो सभी दालें वायु में से, कहता है कि हवा में से नाइट्रोजन लेकर भूमि की जो उत्पादन शक्ति को बनाए रखती है, ठीक है। तो जब भी हम दालें लगाते हैं तो हवा में से ना जो नाइट्रोजन गैस होती है उसको लेके भूमि में उसको लेके जाती है। उससे क्या होता है कि जो ज़मीन की उपजाऊ शक्ति होती है ना वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस तरह ये ज़मीन की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाती है। देयरफॉर दीज आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स। हाँ जी, कहता है कि इसीलिए इन फसलों को आमतौर पर, कहता है कि दूसरी फसलों के साथ रोटेशन में बोया जाता है, ठीक है। बीच में इन फसलों को भी एक बार लगा दिया जाता है कि ताकि ज़मीन की उत्पादन शक्ति बनी रहे। मेजर पल्सिस प्रोड्यूसिंग स्टेट, तो ज़्यादा जहाँ पे पल्सिस उगाई जाती हैं, ठीक है। स्टेट कौन कौन सी है इंडिया में? स्टेट्स इन इंडिया आर, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र और कर्नाटका। तो यहाँ पे ज़्यादा ये जो पल्सिस उगाई जाती हैं, मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट हो गई है। हाँ जी, तो इम्पॉर्टेंट टर्म्स आ गई हमारी, आगे इसमें कवर करते हैं। तो रबी, तो पहले रबी क्रॉप्स देखेंगे, इसको कैसे लर्न करना है आपने। रबी क्रॉप्स मैंने पॉइंट्स में दिया हुए हैं। तो पहला है विंटर क्रॉपिंग सीज़न होता है। विंटर क्रॉपिंग सीज़न इज़ नोन एज रबी सीज़न। तो विंटर क्रॉपिंग सीज़न को हम रबी सीज़न बोलते हैं। तो रबी क्रॉप्स आर शोन इन विंटर, तो विंटर में उगाई जाती है फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, अक्टूबर और दिसंबर के बीच में उगाई जाती है। द क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून, और अप्रैल टू जून के बीच में इसको काट लिया जाता है। तो इसको इस तरह याद रखना कि इसको जो विंटर क्रॉपिंग सीज़न बोलते हैं, ठीक है। उगाई कब जाती है, शोन होता है उगाना अक्टूबर टू दिसंबर में, और काटी कब जाती है, हार्वेस्ट कब की जाती है, अप्रैल टू जून में। इसी तरह खारिफ आ गया हमारा, तो इसको वेट समर क्रॉपिंग सीज़न बोल देते हैं, ठीक है। इसको हम विंटर क्रॉपिंग सीज़न बोलते हैं, इसको वेट समर क्रॉपिंग सीज़न बोल देते हैं, इज़ नोन एज खारिफ। तो खारिफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मानसून, मानसून के आने पर इसको उगाया जाता है। इन जून जुलाई आ जाता है। तो ठीक है, आगे हमारा आ गया द क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड, तो फसल काटी कब जाती है, इन सितंबर अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है। तो ठीक है, नीचे की तरफ आना है, इसको क्लियर हो गया। तो आगे हमारा जैद आ गया। तो ड्राई समर क्रॉपिंग सीज़न इज़ नोन एज जैद। तो ड्राई समर जो क्रॉपिंग सीज़न होता है उसको हम जैद बोल देते हैं। तो जैद ही शॉर्ट इंटरवेनिंग क्रॉपिंग सीज़न होता है इन बिटवीन रबी एंड खारिफ सीज़न। तो इंटरवेनिंग होता है बीच वाला सीज़न, ठीक है। तो किसके बीच वाला, रबी और खारिफ के बीच वाला सीज़न होता है। द क्रॉप्स आर ग्रोन इन समर मंथ में ग्रो की जाती है मार्च टू मई के बीच। हाँ जी, तो अब रबी और खारिफ को याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको। तो हिंदी जब आप याद करते हो ना वर्णमाला, उसमें का पहले आता है कि रा पहले आता है। तो का पहले आता है हिंदी में, का खा में का पहले होता है, रा बाद में आ जाता है। तो आपने याद रखना कि साल के स्टार्टिंग में जब फसल बोना शुरू करते, उगाना शुरू करते, तो जून जुलाई के मंथ में साल में स्टार्टिंग में फसल उगाई जाती है, ठीक है। तो जून जुलाई में जो पहले मंथ आ गए ये, ठीक है। तो रा बाद में आ गया। तो याद रखना कि अक्टूबर और दिसंबर भी बाद वाले मंथ होते हैं, तो ये बाद वाले मंथ में उगाई जाती है। तो इस तरीके से आप इन दोनों को याद रख सकते हो। हाँ जी, तो ये इस तरह मैंने लिखा है। तो रबी सीज़न को इस तरह आप याद कर सकते हो, नीचे की तरफ खारिफ सीज़न को और जैद सीज़न को आप इस तरह याद कर सकते हो। हाँ जी, इसके साथ ही एक क्वेश्चन बनता है इसका, व्हाट आर द मेन क्रॉपिंग सीजन ऑफ इंडिया, डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। तो कौन से मेन क्रॉपिंग सीज़न है इंडिया में, उनके बीच में आपने डिफरेंस बताना है। तो ये आपका डिफरेंस भी हो गया और आप इसको लर्न भी कर सकते हो। देयर आर 3 क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया, रबी, खारिफ एंड जैद, ठीक है। इस तरह आपने अगर रबी के बारे में पूछता है नीचे को आप लिख सकते हो, ये सारी रबी के बारे में हो गया, ठीक है। खारिफ सीज़न के बारे में पूछता है इस तरह आप लिख सकते हो। जैद के बारे में पूछता है, ये 1 2 3 क्वेश्चन आपके हो गए।
और चौथा क्वेश्चन इन दोनों के बीच, तीनों के बीच में डिफरेंस आ जाता है। दोनों के बीच में भी डिफरेंस पूछ सकता है और तीनों के बीच में भी डिफरेंस आपसे पूछ सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन भी क्लियर हो गया और आपके सीज़न भी क्लियर हो गए। मीन्स कि कौन से सीज़न में कौन सी फसल उगाई जाती है, रबी, खारिफ है या जायद है। हाँ जी, तो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी वाला बटन प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।